खुद को दोष देना बंद करो, वरना आत्मविश्वास ही नहीं, जीवन का रास्ता भी खो बैठोगे। जब भी जीवन में कुछ गलत होता है, कुछ खो जाता है, जब उम्मीदें टूटती हैं या मंजिल दूर नजर आती है, तो सबसे पहले हम जिस पर उंगली उठाते हैं वो होता है खुद। मेरे कारण ये हुआ, मुझसे गलती हुई, मैं ही बेकार हूं। ऐसे विचार धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर देते हैं। पर यही सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि हर असफलता सिर्फ हमारी गलती नहीं होती और हर दुख हमारे हाथ में नहीं होता। इस बात को समझने के लिए आइए एक ऐसे इंसान की कहानी जानते हैं जिसने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर में खुद को माफ करना सीखा और फिर वही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला होशियार और ईमानदार लड़का था। बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल, व्यवहार में नम्र और सपनों में बड़ा। उसके माता पिता को उस पर गर्व था। उसके पास एक ही सपना था, आईएएस बनकर देश की सेवा करना। कॉलेज खत्म होते ही राहुल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बस किताबें, नोट्स, मॉक टेस्ट और एकांत कमरा, यही उसकी दुनिया थी। पहला अटेम्प्ट दिया, फेल। ठीक है, उसने सोचा, अभी तो शुरुआत है, अगली बार जरूर निकालूंगा। दूसरा अटेम्प्ट, फिर फेल। इस बार लोग भी कहने लगे, शायद इसके बस का नहीं, कोई नौकरी कर लेता तो अच्छा था। राहुल ने सबकी बातें अनसुनी कर तीसरे अटेम्प्ट में जान झोंक दी। पढ़ाई का हर संभव बलिदान दिया, यहां तक कि अपने कुछ अच्छे दोस्त और रिश्ते भी पीछे छूट गए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। तीसरे अटेम्प्ट में भी वो प्रीलिम्स ही पास नहीं कर पाया। उस दिन पहली बार राहुल ने खुद से कहा, मैं ही बेकार हूं, सब मेरी ही गलती है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। वो टूट गया। राहुल ने पढ़ना बंद कर दिया। वो खुद से नफरत करने लगा। दिन भर कमरे में बंद रहता, किसी से बात नहीं करता। आईने में भी खुद को देखना बंद कर दिया। अगर मैं थोड़ा और तेज पढ़ता, अगर मैं स्मार्ट तरीके से तैयारी करता, अगर मैं इतना बेवकूफ न होता, ऐसे विचार उसे दिन रात काटते। उसके पिताजी ने एक दिन कहा, बेटा, हम हार से नहीं डरते, हम तेरे खुद को दोषी समझने से डरते हैं। लेकिन राहुल को ये बातें समझ नहीं आ रही थी। एक दिन राहुल गलती से पास की लाइब्रेरी चला गया। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठकर किताब पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राहुल उनके पास बैठ गया, बस यूं ही। बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटा, क्यों इतने थके हुए लगते हो? राहुल ने कुछ नहीं छुपाया, सब बता दिया। 3 बार फेल होना, खुद से नफरत, परिवार की उम्मीदें, सब कुछ। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब बारिश होती है तो क्या तुम अपने आप को दोष देते हो? राहुल चौंका, नहीं, बारिश तो प्रकृति का हिस्सा है, तो असफलता भी जीवन का हिस्सा है। तुमने कोशिश की, मेहनत की, ये तुम्हारा कर्म था, लेकिन फल सिर्फ तुम्हारे हाथ में नहीं था। तो तुम खुद को क्यों दोष दे रहे हो? बुजुर्ग ने आगे कहा, मेरे बेटे, मैंने 4 बार यूपीएससी की कोशिश की थी, हर बार असफल हुआ। आज मैं एक एनजीओ चलाता हूं और हजारों युवाओं की जिंदगी बदलता हूं। अगर मैंने खुद को दोष देकर हार मान ली होती तो मैं आज किसी की मदद नहीं कर पाता। राहुल की आंखों में आंसू थे। पहली बार किसी ने उसे समझाया कि गलती करने वाला इंसान खराब नहीं होता और हर हार उसकी बेवकूफी का सबूत नहीं होती। उस दिन के बाद राहुल ने खुद से एक वादा किया, मैं खुद को अब और नहीं कोसूंगा। मैं खुद का सबसे बड़ा आलोचक नहीं, सबसे बड़ा समर्थक बनूंगा। वो फिर से पढ़ाई में जुट गया, लेकिन इस बार खुद को माफ करके, आत्मसंवेदना के साथ। उसने हर असफलता से सीख निकाली, अपने तरीके बदले, लेकिन अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ा। अगले साल चौथे अटेम्प्ट में राहुल का चयन हो गया। वो इंटरव्यू के लिए गया और जब पूछा गया, सबसे कठिन समय क्या था,
राहुल ने मुस्कुराकर कहा, वो वक्त जब मैंने खुद को दोष देना बंद किया, वहीं से मेरी असली जीत शुरू हुई। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि जब तुम खुद को कोसते हो तो तुम अपनी ही जड़ों को काट रहे होते हो। असफलता, दुख और गलतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन आत्मघृणा एक जहर है जो धीरे धीरे सब खत्म कर देता है। खुद से सहानुभूति रखो। जैसे तुम किसी अपने दोस्त को दिलासा देते हो, वैसे ही खुद से बात करो। बुरा वक्त गुजर जाएगा, लेकिन अगर तुम खुद को खो दोगे तो सबसे बड़ी हार वही होगी। एक वाक्य याद रखो, जो इंसान खुद से हार जाता है वो दुनिया की कोई भी जंग नहीं जीत सकता। इसलिए बुरे वक्त में खुद को दोष देना बंद करो, बल्कि खुद का हाथ पकड़ो, उठाओ और कहो, मैं फिर से कोशिश करूंगा और इस बार खुद के साथ खड़ा रहूंगा। भावनाओं में बहकर फैसले मत लो, वरना एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। जब जीवन में संकट आता है, जब हालात हमारे काबू से बाहर हो जाते हैं, तब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर नहीं होता, बल्कि सबसे ज्यादा भावनाओं के कब्जे में होता है। दुख, गुस्सा, डर, निराशा, ये भावनाएं अगर हमारे फैसलों को नियंत्रित करने लगे तो हम सोचने की क्षमता खो बैठते हैं, और तब जो निर्णय लिए जाते हैं वो अक्सर तुरंत राहत देने वाले तो होते हैं, लेकिन लंबे समय तक दर्द देने वाले भी बन जाते हैं। इसी सच को गहराई से समझाने के लिए आइए एक ऐसी सच्ची और मार्मिक कहानी जानते हैं, जिसमें एक पल का भावनात्मक फैसला कैसे एक जिंदगी को गहरे पछतावे में बदल देता है, और फिर कैसे उसी इंसान ने अपनी गलतियों से सीख लेकर खुद को संभाला। आरव एक मेहनती, आत्मनिर्भर और अनुशासित युवक था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने एक छोटी सी नौकरी से अपने जीवन की शुरुआत की थी। दिन रात की मेहनत से उसने अपने ऑफिस में सबका भरोसा जीत लिया और कुछ ही सालों में प्रमोशन भी पा लिया। उसके पिता एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे, सादगी और आदर्शों से भरे हुए, लेकिन आरव को लगता था कि उसके पिता बहुत पुराने ख्यालों के हैं। अक्सर दोनों में मतभेद हो जाते, खासकर तब जब पापा उसे कहते, बेटा गुस्से में कभी भी कोई फैसला मत लेना, और आरव हर बार यही कहता, पापा दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी आपकी किताबें थी। एक दिन ऑफिस में एक गलतफहमी के कारण आरव को अपने बॉस से जबरदस्त फटकार मिली। आरव को लगा कि उसकी ईमानदारी पर शक किया गया है। वो अंदर से टूट चुका था। वो घर लौटा, चुपचाप खाना खाया और फिर पिता से बात करने लगा। लेकिन बातों ही बातों में जब पिता ने कहा, हर गलती पर जवाब देना जरूरी नहीं, कई बार समय अपने आप जवाब देता है, तो आरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पापा भी उसकी परेशानी को हल्के में ले रहे हैं। गुस्से में बौखलाया आरव चिल्ला पड़ा, बस करिए पापा, हमेशा आप ही सही, आप ही समझदार। आपकी आदर्शों वाली जिंदगी ने क्या दिया? मेरी नौकरी, मेरी मेहनत, आप क्या समझेंगे? उसके पापा चुपचाप उसकी ओर देखते रहे। पहली बार आरव ने इतना तीखा व्यवहार किया था। उसी गुस्से में आरव ने नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। उसने सोचा, अगर मेरी ईमानदारी पर शक हो रहा है तो वहां रहना ही नहीं चाहिए। अगले दिन उसने ऑफिस जाकर इस्तीफा थमा दिया, बिना किसी से बात किए। कुछ दिन तक उसे लगा कि उसने बिल्कुल सही किया, मैंने खुद को बेइज्जती से बचाया। लेकिन एक हफ्ते बाद जब उस गलतफहमी का सच सामने आया तो पता चला कि गलती किसी और की थी। बॉस ने खुद कॉल करके आरव से माफी भी मांगी, पर इस्तीफा स्वीकार हो चुका था। उसके बाद नई नौकरी ढूंढना आसान नहीं था। हर जगह इंटरव्यू में यही पूछा जाता, आपने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? और हर बार वो जवाब देते हुए हिचकिचाता। उधर घर में पिता से बातचीत लगभग बंद हो चुकी थी। आरव को शर्म भी आती और अहंकार भी रोकता था। एक रात जब वो अकेले छत पर बैठा था, उसके पिता ने आकर उसके पास बैठते हुए कहा, आरव बेटा, हार तब नहीं होती जब हालात बिगड़ते हैं, हार तब होती है
जब इंसान गलत फैसले लेकर खुद ही सब कुछ गवा देता है। तूने गुस्से में आकर इस्तीफा दे दिया, ये गलती नहीं, लेकिन अब भी अगर तू पछतावे में बैठा है और कुछ नहीं कर रहा तो ये असली हार है। आरव की आंखें नम हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि एक क्षण का गुस्सा कितना भारी पड़ गया। लेकिन उस दिन से आरव ने खुद को दोबारा खड़ा करने की ठान ली। उसने सबसे पहले पिता से माफी मांगी और फिर अपने क्षेत्र में नए सिरे से काम ढूंढना शुरू किया। कुछ महीनों की कठिनाई के बाद उसे एक नई नौकरी मिली और इस बार उसने सीखा कि भावनाओं से नहीं, विवेक से फैसले लिए जाते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि गुस्सा या दुख में लिए गए फैसले क्षणिक राहत दे सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक नुकसान कर जाते हैं। जीवन में हर इंसान गलतफहमियों, हार और अपमान से गुजरता है, लेकिन समझदार वही है जो उस वक्त भी संयम बनाए रखे। भावनाओं में बहना आसान है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना ही असली परिपक्वता है। कभी भी किसी रिश्ते, नौकरी या जीवन से जुड़े बड़े फैसले तब मत लो जब तुम गुस्से, दुख या निराशा में हो। क्या करें जब भावनाएं जोर मारे? 5 मिनट रुके, चुप रहें, गहरी सांस लें। इससे मस्तिष्क की गर्मी कम होती है और स्पष्टता बढ़ती है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। बाहर निकलकर बात करना दिमाग को संतुलन देता है। विचारों को कागज पर लिखो, पर फैसले मत लो। लिखने से भावनाएं बाहर आती हैं, लेकिन लिखे शब्द हमेशा विवेक से भरे होते हैं। समय को अपना काम करने दो। समय बहुत कुछ साफ कर देता है। गलतफहमियां, शक और उलझने। याद रखो, जब दिल कमजोर हो तो दिमाग को फैसले लेने दो। भावनाएं इंसान को इंसान बनाती है, पर उसी भावनाओं में बहकर किए गए फैसले जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम गुस्से में हो, टूटे हो या बेहद दुखी, बस एक काम करो, कुछ मत करो, थोड़ा रुक जाओ, सोच लो, वरना एक फैसला तुम्हें उस मोड़ पर ले जाएगा जहां से वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अकेलेपन से डरना बंद करो, क्योंकि हर महान बदलाव की शुरुआत एकांत से होती है। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। हमें लोगों का साथ अच्छा लगता है। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी, ये सब हमारे जीवन के हिस्से होते हैं। लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो अक्सर यही लोग या तो दूर चले जाते हैं या हमारी तकलीफ को पूरी तरह नहीं समझ पाते। ऐसे में हम अकेले पड़ जाते हैं और यही अकेलापन धीरे धीरे हमें तोड़ने लगता है। हम सोचने लगते हैं, क्या मैं ही गलत हूं? सब मुझे छोड़ क्यों रहे हैं? अब मैं किससे बात करूं? पर हकीकत यह है कि हर महान यात्रा की शुरुआत अकेले ही होती है। एकांत सिर्फ दुख नहीं होता, वो एक अवसर होता है खुद से मिलने का, खुद को समझने का और खुद को फिर से गढ़ने का। ये बात गहराई से समझने के लिए आइए जानते हैं एक ऐसे इंसान की प्रेरक कहानी जिसने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। काव्या एक होनहार फैशन डिजाइनर थी। छोटे शहर से आई थी, लेकिन बड़े सपने लेकर। मुंबई की चमक धमक उसे आकर्षित करती थी और उसने ठान लिया था कि वो अपना खुद का फैशन ब्रांड बनाएगी। शुरुआत में सब अच्छा था, दोस्त साथ थे, बॉस तारीफ करता था, सोशल मीडिया पर उसके डिजाइन्स वायरल होते थे। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। काव्या ने जिस दोस्त को अपने ब्रांड की पहली जिम्मेदारी सौंपी थी, वही उस पर धोखा कर गया। उसके डिजाइन कॉपी करके एक बड़े ब्रांड को बेच दिए। जब ये बात सामने आई तो कंपनी ने काव्या से ही जवाब मांगा। दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया और वो एक ही झटके में बेईमान, नाकाम और अकेली घोषित कर दी गई। उसे ऑफिस से निकाल दिया गया। सोशल मीडिया पर लोग उसके खिलाफ बातें करने लगे, यहां तक कि उसके कुछ रिश्तेदारों ने भी ताने मारने शुरू कर दिए। इतना बड़ा सपना देखा ही क्यों? लड़की होकर अकेले बाहर क्या करेगी? अब काव्या के पास कोई नहीं था। वो मुंबई की एक छोटी सी रूम में अकेली बैठी रोया करती थी। दिन बीतते गए, पर कोई कॉल नहीं आया, कोई दोस्त दरवाजे तक नहीं आया। एक दिन उसने अपनी मां से फोन पर कहा,
माँ, सबने छोड़ दिया, मैं बिल्कुल अकेली हूं। माँ ने चुपचाप कहा, बिटिया, बर्फ पिघलती है तो पानी बनती है, और पानी जब अकेला बहता है तो नदी बनता है। तू चाहे तो इसी अकेलेपन से नदी बन सकती है या उसमें डूब सकती है, फैसला तेरा है। वो शब्द काव्या के दिल में कहीं गहरे उतर गए। उसने एक कागज लिया और लिखा, अब से मैं खुद की सबसे अच्छी दोस्त हूं। वो हर दिन सुबह उठती, अपने लिए चाय बनाती, योग करती, फिर बैठकर अपने डिजाइन बुक में स्केच बनाती। उसने YouTube से वीडियो एडिटिंग और वेबसाइट बनाना सीखा। धीरे धीरे उसने अपने पुराने डिजाइनों को फिर से नया रूप दिया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगी, नकली नाम से। और फिर कुछ हफ्तों बाद उसके डिजाइन फिर से वायरल होने लगे। इस बार लोग डिजाइन से प्यार कर रहे थे, नाम से नहीं। काव्या ने 1 साल अकेले बिताया, न कोई दोस्त, न ऑफिस, न इवेंट। लेकिन इसी दौरान उसने वो किया जो कोई नहीं कर पाया था। उसने अपनी खुद की ऑनलाइन फैशन ब्रांड लॉन्च की, काव्यस आर्ट ऑफ वोग। उसकी वेबसाइट खुद के डिजाइन, खुद की मार्केटिंग और खुद के लिखे ब्लॉग से भरी थी। लोग चौंक गए, काव्या वापस आ गई, पर इस बार वो पहले जैसी काव्या नहीं थी। अब वो अकेली नहीं, आत्मनिर्भर थी। काव्या की कहानी हमें ये सिखाती है कि अकेलापन हमेशा दुर्भाग्य नहीं होता। कई बार ये एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। जब कोई साथ नहीं होता तो हमें खुद को समझने का समय मिलता है। भीड़ के शोर में हम अक्सर अपनी सच्ची आवाज खो देते हैं, और अकेले में ही वो आवाज दोबारा सुनाई देती है। अकेलेपन से भागने की बजाय उसे अपनाओ, वही तुम्हें तुम्हारी असली पहचान देगा। इतिहास के पन्नों से भी यही सीख मिलती है। भगवान बुद्ध ने संसार को छोड़कर एकांत में आत्मज्ञान पाया। स्वामी विवेकानंद ने अकेले ही अमेरिका जाकर भारत की आवाज बनाई। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में अकेले रहकर अहिंसा की ताकत को पहचाना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तमिलनाडु के छोटे से गांव में अकेले पढ़ते हुए भारत का भविष्य तय किया। इन सभी की महान यात्रा एकांत से शुरू हुई थी। अगर आप भी अकेले हैं तो याद रखें, ये एक फेज है, सजा नहीं। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही अकेलापन स्थायी नहीं होता। इस वक्त को खुद में निवेश करो, नई स्किल सीखो, पढ़ो, लिखो, सोचो। जो साथ नहीं दे रहा उसका इंतजार मत करो। खुद से बातें करो, खुद को माफ करो। तुम्हारा सबसे मजबूत रिश्ता खुद से है। लोग लौटेंगे जब तुम निखर जाओगे, पर तब तक तुम्हें खुद को खुद के लिए इनफ बनाना होगा। याद रखो, अकेलापन सजा नहीं है, ये एक मौका है खुद को दुनिया से बेहतर बनाने का। इसलिए अगली बार जब जिंदगी तुम्हें अकेला कर दे, मत डरना। समझना कि ये वो समय है जब तुम्हें अपने अंदर का सितारा जलाना है। क्योंकि भीड़ में चलना आसान है, पर अंधेरे में खुद को रोशन करना ही असली ताकत है। जब कोई साथ न दे तब भी हार मत मानो, क्योंकि जो अकेले चलता है वही इतिहास रचता है। जब जीवन में तूफान आता है तो बहुत कुछ बिखर जाता है, सपने, उम्मीदें और सबसे ज्यादा रिश्तों का भरोसा। ऐसे समय में हमें लगता है कि अगर कोई हमारा हाथ थाम ले, हमारी बात सुन ले या बस हमारे साथ खड़ा हो जाए तो हम फिर से उठ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है। कभी जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है वही पीठ मोड़ लेते हैं। दोस्त जो हमेशा हंसी के वक्त साथ थे, मुश्किल में गायब हो जाते हैं। और तब हम सोचने लगते हैं, क्या मैं वाकई अकेला हूं? क्या अब मेरा सफर यही रुक गया? पर यही वो मोड़ होता है जहां एक सामान्य इंसान और एक महान इंसान के रास्ते अलग हो जाते हैं। क्योंकि आम इंसान साथ की तलाश करता है और महान इंसान खुद ही अपना रास्ता बनाता है। इस बात को गहराई से समझाने के लिए आइए जानते हैं एक प्रेरणादायक कहानी जो बताती है कि जब साथ छूट जाए तब भी कैसे खड़ा हुआ जाता है और इतिहास रचा जाता है। वेदांत एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। उसका सपना था
कि वो एक दिन अपना खुद का टेक स्टार्टअप बनाए, भारत का नाम दुनिया में रोशन करे। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते वक्त उसने एक आइडिया पर काम शुरू किया, एक ऐसा मोबाइल ऐप जो गांवों में किसानों को उनके उत्पाद सीधे बाजार में बेचने की सुविधा देता। वो दिन रात काम करता, कुछ दोस्तों को भी साथ जोड़ा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब कॉलेज खत्म हुआ। कॉलेज खत्म होते ही उसके सारे दोस्त नौकरी की तैयारी में लग गए। वेदांत ने जब कहा कि वो फुल टाइम अपने ऐप पर काम करेगा, तो सबने हंसते हुए कहा, इतना भी मत उड़ यार, स्टार्टअप सबके बस की बात नहीं। धीरे धीरे सबने किनारा कर लिया। घर वालों ने भी कहना शुरू कर दिया, पढ़ाई पर पैसे खर्च किए ताकि तू नौकरी करे, ना कि मोबाइल ऐप बनाए। वेदांत अकेला पड़ गया। एक कमरे में बैठकर पुराने लैपटॉप पर बिना किसी टीम के उसने अपने ऐप को डेवलप करना शुरू किया। कभी पैसे खत्म हो जाते तो कोचिंग में बच्चों को पढ़ाकर पैसे कमाता, कभी सर्वर डाउन हो जाता तो पूरी रात कोडिंग करके ठीक करता। बिना किसी गाइडेंस, बिना किसी इन्वेस्टर, वो बस चलता रहा। हर कोई कहता, कोई साथ नहीं है, छोड़ दे, नौकरियां मिल रही हैं, तू भी कर ले। पर वेदांत का जवाब एक ही होता, साथ नहीं है, पर सपना है, और मैं उस सपने के लिए लड़ रहा हूं। 3 साल लगे, लेकिन एक दिन उसका ऐप एक किसान संगठन द्वारा रेकमेंड किया गया। कई छोटे किसानों को इसका फायदा मिला। उनकी फसल सीधे ग्राहकों तक पहुंचने लगी। मीडिया में इसकी चर्चा होने लगी, और तभी एक बड़े एंजल इन्वेस्टर ने उससे संपर्क किया। आज वेदांत का स्टार्टअप ग्रामीण डायरेक्ट भारत के 10 राज्यों में काम करता है और हजारों किसानों की जिंदगी बदल चुका है। जब वेदांत अकेला पड़ा था, वो हार भी सकता था, लेकिन उसने साथ की उम्मीद छोड़ दी और खुद को साथी बना लिया। उसने सीखा कि भीड़ कभी मंजिल नहीं दिलाती। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक तुम जीतते हो, लेकिन जब तुम हारते हो तभी असली इंसान बनते हो। इतिहास में भी यही देखा गया है। महात्मा गांधी ने अकेले सत्याग्रह शुरू किया था, लोगों ने बाद में साथ दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले संघर्ष किया, संविधान लिखा, बाद में देश ने उन्हें सराहा। कल्पना चावला अकेले अंतरिक्ष पहुंची, लेकिन आज लाखों लड़कियों की प्रेरणा बनी। कोई भी बड़ा नाम लो, शुरुआत में वो अकेला ही चला था। जब साथ न हो तो क्या करना चाहिए? अपना क्यों याद रखो। जब लोग छोड़ दें, तब अपने लक्ष्य को याद करो। क्यों शुरू किया था, वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। रूटीन बनाओ, खुद के लिए काम करो, खुद के लिए सुबह उठो, खुद को ट्रेन करो, खुद के लिए मेहनत करो। जो तुमसे दूर गए उन्हें जाने दो। जो सिर्फ जीत के वक्त साथ थे, वो हार के लायक कभी थे ही नहीं। हर दिन खुद से कहो, मैं कर सकता हूं। ये 3 शब्द तुम्हारे अंदर आग जला सकते हैं। याद रखो, जिन्हें किसी का साथ नहीं मिला, उन्होंने ही इतिहास में अपना नाम लिखवाया। इसलिए अगर आज तुम्हारे पास कोई नहीं है, तो समझ लो, परमात्मा चाहता है कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। जब साथ छूट जाए तो मत टूटो। जो साथ नहीं दे सके, वो मंजिल के हकदार नहीं है। तुम चलो अकेले सही, पर यकीन के साथ चलो। एक दिन यही दुनिया, जो आज तुम्हें अकेला कह रही है, कल तुम्हें मिसाल कहेगी। भावनाओं में बहकर कोई फैसला मत लेना, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। भावनाएं इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन अगर इन्हीं भावनाओं को हम नियंत्रण में न रखें, तो यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। गुस्सा, डर, दुख, प्यार, ईर्ष्या, भ्रम, ये सब स्वाभाविक है। लेकिन जब हम इनकी गिरफ्त में आकर बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लेते हैं, तो उसका असर सिर्फ एक पल नहीं, पूरी जिंदगी तक चलता है। जैसे कोई गुस्से में रिश्ता तोड़ देता है, कोई प्यार में आंख मूंद कर गलत इंसान को चुन लेता है, कोई डर के कारण अपनी मंजिल छोड़ देता है और फिर जीवन भर पछतावा करता है। काश उस वक्त थोड़ा रुक जाता,
काश भावनाओं की बजाय समझदारी से काम लिया होता। इसी गहरे सच को समझने के लिए आइए जानते हैं एक मार्मिक, सच्चाई से भरी कहानी जो बताती है कि एक भावनात्मक फैसले की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। अनुष्का एक मेहनती, होशियार और भावुक लड़की थी। वो एक मिडिल क्लास परिवार से थी और उसका सपना था एक दिन विदेश में पढ़ाई करना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। उसने स्कॉलरशिप के लिए दिन रात पढ़ाई की, किसी चीज से समझौता नहीं किया। जब उसे यूके की एक यूनिवर्सिटी से फुल स्कॉलरशिप मिली तो पूरा परिवार गर्व से भर गया। अनुष्का ने अपने सारे सपने एक डायरी में लिख रखे थे। एक दिन लंदन की सड़कों पर चलूंगी, मां के लिए पहला वेतन की साड़ी भेजूंगी, खुद की कंपनी बनाऊंगी। लेकिन ठीक उसी समय उसकी जिंदगी में राहुल नाम का एक लड़का आया। राहुल स्मार्ट, आकर्षक और बातों का जादूगर था। कॉलेज में दोनों की मुलाकात हुई और जल्द ही वो रिश्ता बन गया, जिससे अनुष्का को ऐसा लगा जैसे उसे उसकी आत्मा का साथी मिल गया हो। राहुल अनुष्का से कहता, तुम इतनी टैलेंटेड हो, पर यह विदेश जाने का ख्वाब छोड़ो। मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ सकता। शुरुआत में अनुष्का मुस्कुरा देती, लेकिन धीरे धीरे राहुल ने उस पर मानसिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। वो कहता, तुम चली जाओगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर प्यार करती हो तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। अनुष्का के सामने दो रास्ते थे, अपने सपने पूरे करना, उस इंसान को खो देना जिससे वो दिल से जुड़ चुकी थी, और उसने भावनाओं में बहकर फैसला ले लिया। स्कॉलरशिप फॉर्म की आखिरी तारीख थी। अनुष्का को सिर्फ एक्सेप्ट बटन क्लिक करना था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने सोचा, मैं बाद में भी पढ़ सकती हूं, पर अगर राहुल चला गया तो मैं टूट जाऊंगी। उसने अपने माता पिता से भी झूठ कहा, मुझे विदेश नहीं जाना, मैं यहीं से पढ़ाई करूंगी। राहुल खुश हुआ, लेकिन कुछ ही महीनों बाद असली चेहरा सामने आने लगा। राहुल को लगने लगा कि अब अनुष्का ने उसका सपना नहीं देखा तो वो साधारण हो गई है। उसका व्यवहार बदल गया, बात बात पर झगड़ा, अपमान और कभी कभी हाथ भी उठाना शुरू कर दिया। अनुष्का ने जब विरोध किया तो उसने कहा, तुम्हें तो वैसे भी कुछ नहीं बनना था। अनुष्का चुप रही, क्योंकि वो जानती थी कि उसने जो किया वो किसी और के लिए नहीं, खुद के खिलाफ किया था। 2 साल बाद जब अनुष्का की एक सहेली, जिसे उसी समय स्कॉलरशिप मिली थी, लंदन में नौकरी कर रही थी, तो अनुष्का ने उसकी फेसबुक पोस्ट देखी। फोटो में लंदन की वही सड़क थी जिसका सपना अनुष्का ने कभी देखा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने डायरी निकाली और उन सपनों को देखा। अब वो अधूरे शब्दों में बदल चुके थे। उसने खुद से कहा, मैंने अपने भविष्य का सौदा कर लिया था, बस एक पल की भावनात्मक कमजोरी में। अनुष्का की कहानी हमें ये सिखाती है, भावनाएं स्वाभाविक है, लेकिन फैसले हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए। कोई भी इंसान अगर आपको आपके सपनों से दूर कर रहा है तो वो आपका नहीं हो सकता। पल भर का प्यार जीवन भर की तपस्या को मिटा सकता है, अगर आप बिना सोचे फैसला करें। ऐसे कई उदाहरण इतिहास में भी है, जैसे चाणक्य जब अपमानित हुआ तो उसने भावनाओं में आकर बदला नहीं लिया, बल्कि वर्षों की तैयारी के बाद मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। भगत सिंह जब देश के लिए लड़ रहे थे तो भावनाओं से नहीं, सोच समझकर बलिदान दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र हों। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो भाषण देने गए तो उनके अंदर भारतीय संस्कृति के लिए भावनाएं थी, लेकिन उन्होंने तर्क, ज्ञान और विवेक से सबका दिल जीता। जब भावनाएं हावी हों तो क्या करें? एक रात खुद से बातें करो। कोई भी बड़ा फैसला अगले दिन लो। रात भर ठंडा दिमाग बहुत कुछ साफ कर देता है। डायरी में 2 कॉलम बनाओ, दिल क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है, फिर देखो कौन सा रास्ता स्थायी है, जिससे फैसला जुड़ा है। उसके बगैर भी सोचो, क्या वो फैसला तब भी सही लगेगा जब वो इंसान जिंदगी में ना रहे?
भविष्य की तस्वीर बनाओ। आज का भावनात्मक फैसला 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी बनाएगा। याद रखो, जो लोग अपने सपनों को बचाने के लिए भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, वही लोग इतिहास में कुछ कर दिखाते हैं। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती, और जो मौके हम भावनाओं में बहकर खो देते हैं, वो पछतावे में बदल जाते हैं। इसलिए अगली बार जब दिल कुछ और कहे और दिमाग कुछ और, तो रुक जाओ, सोचो और फिर फैसला लो। क्योंकि सपने खो देना आसान है, लेकिन उन्हें दोबारा पाना नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर होता है। तकलीफ के समय खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि तूफान हमेशा पेड़ों को जड़ें मजबूत करना सिखाते हैं। जब जिंदगी में दुख आता है, जब हालात हाथ से निकल जाते हैं, जब अपनों से धोखा मिलता है, जब मंजिल दूर और रास्ता अंधेरे में खो जाता है, तो इंसान टूटने लगता है। हर तरफ सिर्फ निराशा होती है, हर उम्मीद जैसे दम तोड़ने लगती है, और उस समय सबसे बड़ा सवाल मन में उठता है, क्या मैं अब कुछ कर भी सकता हूं? क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं? लेकिन यहीं पर गलती होती है। तकलीफें हमें तोड़ने नहीं आती, वो हमें तोड़कर निखारने आती है। जिस तरह सोना आग में तपता है तभी उसका असली रूप निकलता है, उसी तरह इंसान की असली ताकत भी तकलीफों में सामने आती है। इस गहरी सच्चाई को समझाने के लिए आइए जानते हैं एक भावनात्मक लेकिन प्रेरणादायक कहानी, आरव की अग्नि परीक्षा। आरव एक होशियार, सुलझा हुआ और शांत लड़का था। उसका सपना था आईएएस बनना, समाज के लिए कुछ बड़ा करना। उसने 3 साल तक मेहनत की, कोचिंग के पैसे बचाने के लिए सब्जी बेची, ट्यूशन पढ़ाई, रातों को बिना बिजली के मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा। पहली बार में प्री निकाल गया, लेकिन मेंस में रह गया। दूसरे साल फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट समय पर अपलोड नहीं हुआ। तीसरे साल जब उसने खुद को पूरी तरह झोंक दिया, उसी समय एक हादसे में उसके पिता की मौत हो गई। आरव को लगा कि जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। अब घर चलाने की जिम्मेदारी भी उसी पर आ गई। लोग कहने लगे, अब तो पढ़ाई छोड़ो, कोई नौकरी पकड़ो। घर कैसे चलेगा? कुछ रिश्तेदारों ने ताने भी मारे। बहुत उड़ रहा था ना बेटा आईएएस बनने के सपने देख के। आरव का आत्मविश्वास हिल गया। वो खुद को कोसने लगा, रातों को रोता, खुद से पूछता, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं? एक रात वो छत पर बैठा था। बहुत तेज हवा चल रही थी। उसने देखा कि एक पेड़ जोर जोर से हिल रहा है, लेकिन गिर नहीं रहा। उसके दादा पास बैठे थे। उन्होंने कहा, यह पेड़ तूफानों से नहीं डरता बेटा, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हैं। हर बार जब तेज हवा आई, इसने अपने आप को और मजबूत किया। आरव चौंका। ये शब्द सीधा उसके दिल में उतर गए। उसे समझ आया कि अगर हालात मुश्किल हैं, तो शायद भगवान उसे मजबूत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये उसकी परीक्षा नहीं, उसकी तैयारी है। अगली सुबह आरव ने फिर से किताबें खोली। अब वो सिर्फ आईएएस नहीं बनना चाहता था, वो अपने आप को साबित करना चाहता था। अपने पिता के लिए, अपने सपनों के लिए और उन सब लोगों के लिए जिन्होंने कहा था तू नहीं कर सकता। वो दिन रात पढ़ता, खाना भी टाइम पर नहीं खाता, हर दर्द को, हर तकलीफ को अपनी ताकत बना लिया। जब इंटरव्यू देने गया तो पैनल ने पूछा, इतने संघर्ष के बाद भी आप कैसे डटे रहे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, सर, अगर तूफान ने मेरी छत छीन ली तो क्या हुआ? मैंने जमीन को ही अपना आसमान बना लिया। वो इंटरव्यू भी पास कर गया। वो उन्हीं गांवों में काम करता है जहां लोग कभी उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे। अब वही लोग अपने बच्चों को कहते हैं, आरव जैसा बनो। कहानी की सीख, तकलीफों के समय हम कमजोर नहीं होते, बल्कि हमें कमजोर मानने लगते हैं। असल में वो समय हमें अपना असली चेहरा दिखाने आता है। हमारी छुपी हुई ताकत उसी अंधेरे में जगती है। इतिहास गवाह है, एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी में पले, अखबार बेचे, पर उसी तकलीफ ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन बनाया। हेलेन केलर देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी,
लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को प्रेरणा दी। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, फिर भी देश के राष्ट्रपति बने, क्योंकि उन्होंने तकलीफ को हथियार बना लिया। तकलीफ के समय खुद को मजबूत कैसे रखें? अपने अतीत को देखो, तुम पहले भी लड़े हो। अगर तुम आज टूट रहे हो तो याद करो, पहली बार जब गिरे थे तब कैसे उठे थे। सपनों को आंखों में दोबारा जगा लो। हर बार जब हिम्मत हिले तो आंखें बंद करो और सोचो, तुमने ये सफर क्यों शुरू किया था। तकलीफों से दोस्ती कर लो। दर्द से भागोगे तो वो पीछा करेगा, पर अगर उसे स्वीकार कर लो तो वो तुम्हारा गुरु बन जाएगा। लिखो, रोज लिखो, दर्द को शब्दों में ढालो। इससे मन हल्का होगा और सोच साफ। एक बात हमेशा याद रखो, अगर तू टूट गया तो वो जीत जाएंगे जो नहीं चाहते थे कि तू कुछ बने। तूफानों से मत घबराना, ये सिर्फ तुम्हारी जड़ें गहरी करने आए हैं। तुम कमजोर नहीं हो, बस अभी खुद की ताकत से अनजान हो। आज भले ही रात है, पर सूरज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब अगली बार कोई तकलीफ आए तो गिरो नहीं, रुको नहीं, बस खुद से कहो, मैं भी एक पेड़ हूं, तूफानों में भी झुकूंगा पर गिरूंगा नहीं। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएं तब उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, बस खुद को इतना बेहतर बना लो कि वही लोग एक दिन तुम्हारा उदाहरण दे। जिंदगी में हम सबका सामना ऐसे लोगों से जरूर होता है जो हमारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, हमारे संघर्षों को छोटा बताते हैं और हमें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वे हमारे पीछे हमारी निंदा करते हैं, सामने हमारी असफलता पर ताने कसते हैं और हर वक्त ये जताते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त सबसे सामान्य प्रतिक्रिया होती है उन्हें जवाब देना, लड़ना, सफाई देना, उन्हें नीचा दिखाना। लेकिन वास्तविक जवाब तब होता है जब तुम बिना कुछ कहे खुद को इतना बेहतर बना लो कि उनकी हर बात अपने आप शर्मिंदगी में बदल जाए। सच्ची जीत तानों का जवाब देने में नहीं है, बल्कि इतना आगे निकल जाने में है कि तुम्हारे पीछे बात करने वाले आज तुम्हारे पीछे चलना चाहें। इस सोच को समझने के लिए जानते हैं एक प्रेरणादायक कहानी, श्रद्धा की खामोश उड़ान। श्रद्धा एक छोटे शहर की लड़की थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो एक पायलट बनना चाहती थी, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की के लिए आसमान छूने की चाह अक्सर मजाक बन जाती है। गांव में जब भी वो किसी से कहती, मैं पायलट बनना चाहती हूं, लोग हंसते और कहते, पहले रसोई में चाय बनाना सीख ले, फिर उड़ान की बात करना। रिश्तेदार ताना मारते, लड़कियां सपनों के लिए नहीं, समझौतों के लिए होती हैं। यहां तक कि उसके अपने रिश्तेदारों ने भी कह दिया, तू तो बस सरकारी स्कूल की मामूली लड़की है, तुझसे नहीं होगा। वो बहुत बार टूटी, बहुत बार रोई, लेकिन उसने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। न उसने किसी से बहस की, न कोई सफाई दी। उसने सिर्फ एक वादा किया, एक दिन मैं उड़ूंगी और वही लोग मेरी उड़ान देखेंगे। पढ़ाई का कोई खास साधन नहीं था, कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, घर में भी सपोर्ट नाम मात्र का था। लेकिन श्रद्धा ने YouTube पर वीडियो देख देख कर पढ़ना शुरू किया। पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाने लगी। रात को दूसरों के बच्चों को पढ़ाने के बाद खुद पढ़ती। हर दिन वो खुद से कहती, मुझे जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से देना है। पहले प्रयास में फ्लाइंग स्कूल के एंट्रेंस में फेल हो गई। लोगों ने फिर ताने मारे, देखा, कहा था ना, ये तेरे बस की बात नहीं। पर इस बार भी श्रद्धा चुप रही। उसने फिर तैयारी की, इस बार और मजबूती से। दूसरे प्रयास में उसने परीक्षा पास कर ली, एक स्कॉलरशिप भी मिल गई। अब वो असली ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाने लगी। गांव में वही लोग जिनका ताना पहले सबसे तेज था, अब कहने लगे, हमारी बहू तो दिल्ली जा रही है ट्रेनिंग करने। ट्रेनिंग बेहद कठिन थी। शारीरिक, मानसिक और तकनीकी रूप से उसे हर दिन खुद को साबित करना पड़ता। पर श्रद्धा ने कभी शिकायत नहीं की। उसने वही किया जो बचपन से करती आई थी, चुपचाप मेहनत। और आखिरकार
3 साल के संघर्ष के बाद वो एक प्रमाणित पायलट बन गई। जब वो पहली बार अपने गांव एक फ्लाइट से लौटी तो पूरा गांव देखने आया। देखो, श्रद्धा लौट आई है, एक पायलट बनकर। वही रिश्तेदार, वही ताने मारने वाले लोग अब अपने बच्चों से कहते थे, श्रद्धा से सीखो हिम्मत क्या होती है। श्रद्धा ने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, उसने सिर्फ खुद को साबित किया। उसने सिखाया कि तानों का जवाब तानों से नहीं दिया जाता, बल्कि अपने चरित्र, संघर्ष और सफलता से दिया जाता है। इतिहास भी यही सिखाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को स्कूल में लोग मछुआरे का बेटा कहकर नीचा दिखाते थे। आज उनके नाम पर स्कूल और यूनिवर्सिटीज है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बचपन में बहुत पतला और कमजोर कहा जाता था। आज वही खिलाड़ी दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर्स में गिना जाता है। लता मंगेशकर को शुरू में आवाज बहुत पतली और कमजोर बताई गई थी। आज उनकी आवाज अमर हो चुकी है। अगर लोग नीचा दिखाएं तो क्या करें? उनकी बातों को ऊर्जा बनाओ। जब लोग कहें तू नहीं कर सकता, तब मन में कहो अब तो करके दिखाना है। ध्यान भटकाने वालों से दूरी बनाओ। ताने मारने वाले तुम्हें रास्ते से भटका सकते हैं। उनसे बहस करने की बजाय उनसे दूरी बनाना बेहतर है। फोकस रखो, जवाब नहीं, मुकाम चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य बहस जीतना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य जिंदगी की जंग जीतना है। खुद की तुलना खुद से करो, दूसरों की बातों में मत उलझो। देखो कि तुम हर दिन खुद से बेहतर बन रहे हो या नहीं। ताने खाकर रोने वालों को कोई नहीं पूछता, पर ताने खाकर उड़ने वालों को दुनिया सलाम करती है। अगर तुम्हें कभी किसी ने नीचा दिखाया तो जवाब मत दो, बस मुस्कुराओ और मेहनत करो। एक दिन वो खुद कहेंगे, हम गलत थे, ये वाकई कुछ अलग है। और उस दिन तुम्हारा मौन तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगा। जब हार का डर सताए तो खुद से ये पूछना, अगर अभी रुक गया तो क्या कभी जीत पाऊंगा? हार का डर हर किसी के जीवन में कभी ना कभी जरूर आता है। कभी परीक्षा में फेल होने का डर, कभी व्यापार में नुकसान का डर, कभी रिश्ते टूटने का डर और कभी पूरे जीवन बिखर जाने का डर। ये डर इतना गहरा होता है कि इंसान सोचता है, क्या रुक जाऊं? क्या अब और आगे बढ़ना बेकार है? लेकिन ऐसे समय पर एक सवाल खुद से जरूर पूछो, अगर मैं अभी रुक गया तो क्या कभी जीत पाऊंगा? यही सवाल तुम्हें हिम्मत देगा, क्योंकि सच तो यह है कि हार का डर जीत की राह में सबसे बड़ा धोखा होता है। इस गहरे सत्य को समझाने के लिए आइए जानते हैं एक प्रेरणादायक कहानी। कबीर की आखिरी दौर। कबीर एक मध्यम वर्गीय परिवार का नौजवान था। उसे बचपन से ही दौड़ने का बहुत शौक था। उसका सपना था कि वो एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए दौड़े। स्कूल से लेकर कॉलेज तक कबीर हर प्रतियोगिता में सबसे तेज रहता। लोग उसे कबीर चीता कहकर पुकारते। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक स्टेट लेवल की रेस से पहले वो बाइक से प्रैक्टिस के लिए जा रहा था। अचानक एक ट्रक से टक्कर हो गई। कबीर कई दिनों तक बेहोश रहा। जब होश आया, डॉक्टर ने कहा, घुटने की हड्डी टूट गई है, अब प्रोफेशनल रेसिंग मुश्किल है। यह सुनकर उसके सपनों की जमीन हिल गई। वो दौड़ने वाला लड़का अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लोग कहने लगे, अब क्या दौड़ेगा? अब तो आराम कर, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तेरे जैसे हजार आए और गए। कबीर के अंदर डर बैठ गया। उसे डर लगने लगा कि अगर मैं फिर से दौड़ने की कोशिश करूं और हार गया तो, अगर लोग फिर हंसे तो, अगर फिर से गिर गया तो। हर बार वो सोचता, शायद अब रुक जाना चाहिए। एक दिन वो अपने स्कूल के पुराने ट्रैक पर बैठा था, जहां कभी वो उड़ता था। वही एक छोटा सा बच्चा आया और उससे बोला, अरे अंकल, आप तो वही हो ना, कबीर चीता? आप तो उड़ते थे, अब क्यों नहीं दौड़ते? कबीर मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। बच्चा चला गया, लेकिन कबीर के मन में कुछ चुभ गया। उसी रात उसने खुद से सवाल पूछा, अगर मैं अभी रुक गया तो क्या कभी जीत पाऊंगा?
उसी सवाल ने उसकी सोच बदल दी। उसे समझ आया कि हार का डर उससे उसका सबसे बड़ा सपना छीन रहा है। अब कबीर ने फिर से चलना शुरू किया। धीरे धीरे फिजियोथेरेपी, जिम, योगा, हर वो चीज जिसने उसके शरीर को वापस तैयार किया। हर दिन डर लगता था, पर अब डर से लड़ने का हुनर आ गया था। 1 साल बाद उसने लोकल रनिंग इवेंट में भाग लिया। पहली बार सिर्फ 5 किलोमीटर दौड़ा। वो जीत नहीं पाया, पर दौड़ा बिना गिरे। लोगों ने सराहा, तालियां दी, और कबीर के अंदर का डर धीरे धीरे मिटने लगा। 3 साल बाद उसी ट्रैक पर जहां उसे गिराया गया था, कबीर ने वापसी की। अब वो देश के लिए दौड़ रहा था, और जब उसने फिनिश लाइन पार की तो आंसुओं के साथ एक ही आवाज निकली, अगर उस दिन रुक गया होता तो। हार का डर हर किसी को होता है, लेकिन जो उससे ऊपर उठ जाता है वही असली विजेता होता है। अगर कबीर उस दिन रुक जाता तो आज वो कभी जान ही नहीं पाता कि उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो दोबारा उड़ान भर सकता है। इतिहास गवाह है, थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने में असफलता पाई, पर अगर वो हार के डर से रुक जाते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। एम.एस. धोनी रेलवे टिकट कलेक्टर थे। हार के डर से अगर उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया होता तो कैप्टन कूल कभी नहीं बनते। अरुणिमा सिन्हा, जिनका पैर ट्रेन हादसे में कट गया था, लेकिन हार से डरने की बजाय वो एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला दिव्यांग बनी। जब हार का डर सताए तब क्या करें? खुद से वही सवाल पूछो, अगर अभी रुक गया तो क्या कभी जीत पाऊंगा? छोटी शुरुआत करो। हर बार बड़ी जीत की जरूरत नहीं होती। शुरुआत छोटे कदमों से करो, डर खुद भागेगा। पिछली जीतें याद करो, जब भी हिम्मत डगमगाए वो पल याद करो जब तुमने खुद को साबित किया था। वो लोग याद करो जो तुमसे उम्मीद रखते हैं। जैसे उस छोटे बच्चे ने कबीर को याद दिलाया, वैसे ही किसी की नजरें तुम्हारे उड़ान की राह देख रही है। डर को दोस्त बनाओ, डर से भागो मत, उसे समझो और अपने लिए इस्तेमाल करो। जीतने का रास्ता हार के डर के पार से होकर जाता है। जो डर के मोड़ पर रुक जाता है वो मंजिल कभी नहीं देख पाता, पर जो डर को पार करता है वो इतिहास बनाता है। तो अगली बार जब हार का डर तुम्हें रोके, रुक मत जाना। बस खुद से कहना, अगर मैं अभी रुक गया तो कभी जीत पाऊंगा। और यकीन मानो, उस सवाल का जवाब तुम्हें उड़ने की ताकत जरूर देगा। कभी भी खुद पर तरस मत खाना, नहीं तो हालात और भी कमजोर बना देंगे। जब जिंदगी मुश्किल मोड़ पर होती है, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, जब हर दरवाजा बंद लगने लगता है, तो सबसे खतरनाक भावना हमारे भीतर जन्म लेती है, खुद पर तरस खाना। हम सोचने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं ही क्यों दुख झेलता हूं? मैं बहुत बेचारा हूं। पर क्या आपने कभी गौर किया है, जो व्यक्ति खुद पर तरस खाने लगता है वो खुद को कमजोर मानने लगता है, और जो खुद को कमजोर मान ले वो हालात से कभी नहीं जीत सकता। तरस वो जहर है जो धीरे धीरे आत्मबल को खत्म करता है। इसलिए चाहे जितना भी कठिन समय हो, खुद पर तरस मत खाना, वरना हालात और भी कमजोर बना देंगे। आइए इसी गहरे सबक को समझते हैं एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। आरव की टूटी कमर और सीधी रीढ़। आरव एक सामान्य सा लड़का था, सीधा, मेहनती और सपनों से भरा हुआ। उसका सपना था भारतीय सेना में भर्ती होना। बचपन से ही वो एनसीसी ज्वाइन करके तैयारी कर रहा था। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाना, दिन भर पढ़ाई करना, फिटनेस पर ध्यान देना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। सेना की फिजिकल परीक्षा से 1 हफ्ते पहले एक छोटी सी पहाड़ी यात्रा के दौरान आरव फिसलकर गिर गया। 3 रीढ़ की हड्डियां टूट गई। कमर नीचे का हिस्सा महीनों तक सुन्न रहा। डॉक्टर ने कहा, अब तू चल तो सकता है, लेकिन सेना में भर्ती नहीं हो सकता। बस
जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। शुरू के कुछ महीने आरव बस बिस्तर पर पड़ा रहा। हर आने जाने वाला एक ही बात कहता, बेचारा आरव, इतना अच्छा लड़का था, उसके तो सपने ही टूट गए। धीरे धीरे आरव ने भी ये मान लिया, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं अब लायक नहीं हूं। वो खुद पर तरस खाने लगा और जैसे ही उसने ऐसा सोचना शुरू किया, उसका शरीर और मन और भी कमजोर होने लगे। एक दिन उसकी मां ने पास बैठकर कहा, बेटा, जब तक तू खुद को लाचार मानेगा तब तक ये बिस्तर ही तेरी दुनिया रहेगा, लेकिन अगर तू उठने की ठान ले तो हालात खुद उठकर सलाम करेंगे। आरव ने पहली बार खुद से सवाल पूछा, क्या मैं वाकई में सिर्फ लायक तरस खाने के ही हूं? अब आरव ने खुद को फिर से पहचानने का निश्चय किया। उसने फैसला किया, चाहे सेना का सपना न पूरा हो पाए, पर मैं खुद को कमजोर नहीं मानूंगा। उसने फिजियोथेरेपी शुरू की, धीरे धीरे चलने लगा। मानसिक तौर पर उसने खुद को मजबूती दी, पुस्तकें पढ़ी, मोटिवेशनल स्पीच सुनी और सबसे बड़ी बात, तरस की जगह साहस को चुना। कुछ ही महीनों में आरव न सिर्फ चलने लगा, बल्कि उसने काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनने का कोर्स शुरू किया। उसका लक्ष्य अब बदल चुका था। अब वो दूसरों को हिम्मत देना चाहता था जो कभी खुद उसने पाई थी। आज वो उन्हीं युवाओं की काउंसलिंग करता है जो डिप्रेशन, हिम्मत की कमी या आत्महत्या की सोच से जूझ रहे हैं। आरव ने अपने हालातों को नहीं बदला, लेकिन खुद को बदल लिया, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। अगर वो खुद पर तरस खाता रहता तो आज भी किसी कोने में पड़ा रहता, पर उसने खुद को साबित किया, मैं बेबस नहीं हूं, मैं बस थका हूं, और थकावट आराम से दूर होती है, तरस से नहीं। ऐतिहासिक उदाहरण, हेलेन केलर जम से सुन और बोल नहीं सकती थी, पर खुद पर दया नहीं की, आज भी प्रेरणा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत गरीब परिवार से थे, पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा, मेरे पास साधन नहीं है। न्यूटन, घर में गरीबी, पिता की मृत्यु, लेकिन कभी दया नहीं की खुद पर, और विज्ञान की दुनिया को बदल दिया। जब खुद पर तरस आए तो ये बातें याद रखो, दया इंसान को पिघला देती है पर शक्ति नहीं देती। जो खुद को बेचारा समझता है वो कभी बाज जैसा उड़ नहीं सकता। दुनिया उसे मौका देती है। जो खुद को मौका देता है, मुसीबतें तुम्हें आजमाने आती है, तुम्हें दबाने नहीं। तुम्हारा जीवन एक संदेश है, उसे कमजोरी नहीं, ताकत बनाओ। क्या करे जब खुद पर तरस आए? आईना देखो और कहो, मैं लायक हूं, मैं सक्षम हूं। उन लोगों की मदद करो जो तुमसे भी बुरे हालात में हैं। लक्ष्य तय करो और छोटा ही सही एक कदम आगे बढ़ाओ। दया की जगह कृतज्ञता को अपनाओ। सोचो कि जो बचा है वो कितना कीमती है। खुद पर दया करके तुम अपने भीतर की आग को बुझा देते हो, लेकिन खुद पर यकीन करके तुम राख से भी उठ सकते हो। इसलिए अगली बार जब हालात तुम्हें झुका दें तो खुद को याद दिलाना, मैं दुखी हो सकता हूं पर मैं लाचार नहीं हूं। मैं थक सकता हूं पर मैं टूटा नहीं हूं। और जब तक मैं खड़ा हूं, मैं खुद पर तरस नहीं खाऊंगा, मैं खुद को साबित करूंगा। मुश्किल वक्त में नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना, नहीं तो वे तुम्हें डुबो देंगे। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है सकारात्मकता और सहारे की। लेकिन ऐसा भी होता है कि उस समय हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं, जो हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, जो हमारे आत्मविश्वास को तोड़ते हैं और हमारे मन में शंका और भय बोते हैं। ऐसे नकारात्मक लोग जो कठिन समय में हमारे साथ होने की बजाय हमें डुबोने की कोशिश करते हैं, वे हमारी ऊर्जा और उम्मीदों को चुरा लेते हैं। इसीलिए मुश्किल वक्त में नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि वे तुम्हें डुबो देंगे, तुम्हारी हार का कारण बनेंगे। आइए इस महत्वपूर्ण बात को एक प्रेरणादायक कहानी के जरिए समझते हैं। अनुज की उम्मीद और उसके जहरीले साथी।
अनुज एक मेहनती और होनहार युवा था। उसका सपना था कि वह अपने छोटे से गांव से निकलकर बड़ा उद्योगपति बने। वो हर दिन अपने काम में लगा रहता, नई नई योजनाएं बनाता, अपने छोटे व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश करता। पर उसके आसपास कुछ लोग थे जो उसके सपनों पर सवाल उठाते थे। तुमसे क्या होगा? ये काम कभी नहीं चलेगा। इतनी मेहनत का क्या फायदा? हार ही मिलेगी। ये बातें सुनकर अनुज के मन में संदेह और हिम्मत टूटने लगी। वो खुद को कमजोर महसूस करने लगा। धीरे धीरे अनुज ने ध्यान दिया कि ये लोग सिर्फ उसकी ऊर्जा और उम्मीदें खत्म कर रहे हैं। हर बार जब वो कुछ नया करने की सोचता, ये लोग उसके सामने दीवार बन जाते। उनकी बातें अनुज के दिल में डर बोती। शायद वे सही कह रहे हैं, मैं सक्षम नहीं हूं, मेरे सपने असंभव है। ऐसा लगने लगा जैसे वो अपने सपनों की जगह असफलता के दलदल में फंस रहा हो। ऐसे ही एक दिन अनुज की मां ने उसे समझाया, बेटा, जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर रहो। कठिन समय में वे तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं, पर जो लोग तुम्हें ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ रहो। उसने देखा कि उसके कुछ पुराने दोस्त हैं जो हमेशा सकारात्मक बातें करते, हिम्मत बढ़ाते, मुश्किल वक्त में साथ देते। अनुज ने ठाना कि वो नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएगा, जिससे वो अपने सपनों को सच कर सके। उसने धीरे धीरे उन लोगों से बात करना बंद कर दिया जो उसके मन को डराते थे। इसके बजाय उसने उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो उसे प्रेरित करते थे, जो उसे सिखाते थे कि हार के बाद ही जीत आती है। नकारात्मकता से दूर रहने पर अनुज के मन में एक नई ऊर्जा जागी। उसने अपने काम पर पूरा ध्यान दिया, सफलता की कहानियां पढ़ी, सीखने की कोशिश की। धीरे धीरे उसके छोटे छोटे प्रयास रंग लाने लगे। उसका व्यवसाय बढ़ने लगा, लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। नकारात्मक लोग तुम्हारी असफलता के लिए सबसे बड़े कारण बन सकते हैं। मुश्किल वक्त में नकारात्मकता तुम्हारे सपनों को खत्म कर सकती है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। प्रसिद्ध उदाहरण, थॉमस एडिसन के समय भी बहुत लोग उनके विचारों को नकारते थे। अगर वे उन नकारात्मक आवाजों को सुनते तो शायद आज हमारे पास बिजली नहीं होती। राहुल द्रविड़, जो क्रिकेट में महान बने, उन्होंने अपने आलोचकों की बातों को नकार दिया और अपने खेल पर ध्यान दिया। नकारात्मक लोगों से दूरी कैसे बनाए रखें? पहचानो कि कौन है नकारात्मक लोग। उनकी बातों को दिल पर मत लो। अपने सकारात्मक और सपनों को समझने वाले दोस्तों के साथ समय बिताओ। अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, किसी के नकारात्मक विचारों से विचलित मत हो। मेडिटेशन और पॉजिटिव सोच अपनाओ ताकि मानसिक रूप से मजबूत बनो। मुश्किल वक्त में साथ देने वाले लोग जरूरी होते हैं, पर उनसे भी जरूरी है कि तुम खुद को नकारात्मकता से बचाओ, क्योंकि नकारात्मक लोग तुम्हें डुबोने से नहीं चूकेंगे। अपनी हिम्मत और उम्मीदों को बचाए रखना और ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं।